गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हम पहले वाले वीडियोज में इवोल्यूशन पढ़ चुके हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना, जीव की सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनना, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म को बनना, उसको हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में नई नई स्पीसीज इवोल्यूशन से बनती हैं और कुछ स्पीसीज इवोल्यूशन के दौरान एक्सटिंक्ट या विलुप्त भी हो जाती है। आज हम कुछ साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से स्पीसीज इवॉल्व हो रही है। बायोलॉजिकल जो पॉपुलेशन है, स्पीसीज है, वो नई नई बन रही है, कुछ खत्म होती जा रही है, कुछ नई बन रही है। लेकिन उससे पहले एक थ्योरी चली थी, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, बहुत पुरानी थ्योरी थी। उसमें यह था कि जो क्रिएटेड, जो आज हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, जिस तरह ये कीड़े मकोड़े या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, प्लांट्स जो आज हैं ऐसे ही पृथ्वी में आए। तो इनके अकॉर्डिंग जो अर्थ है, अर्थ पे लाइफ जो है 4000 वर्ष पहले ही शुरू हुई है। लेकिन एक्चुअल अगर हम जब साइंटिफिक वे में जाते हैं तो जो अर्थ पे जो आज से 4 बिलियन वर्ष पूर्व जो है अर्थ पे क्या है जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को, स्पेशल जो विशिष्ट सृष्टिवाद इस थ्योरी को बोलते हैं, इसको नेग्लेक्ट किया गया। इसमें क्या कहा गया था कि एज सच जैसे आज हमें वैसे ही पहले थे, दूसरा है वैसे ही भविष्य में रहेंगे, और इनके अकॉर्डिंग अर्थ जो है 4000 ही पुरानी है। मीन्स अर्थ पे जो जीवन है या अर्थ हम कह सकते हैं 4000 वर्ष ही पुरानी है। लेकिन ये थ्योरी क्या है, नेग्लेक्ट हो गई, क्योंकि ये थ्योरी किसी भी चीज को सत्य साबित नहीं कर पाई। क्योंकि आज हम जैसे हैं वैसे नहीं है। इवोल्यूशन हम धीरे धीरे, हमें भी चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन इवोल्यूशन क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। इसलिए एक इंसान अपनी लाइफ में पूरे इवोल्यूशन को नहीं देख पाता है। बहुत बिलियंस ईयर्स जब होते हैं तब धीरे धीरे क्या होता है? इवोल्यूशन या विकास होता है। फिर 19th सेंचुरी में बायोलॉजिकल इरा समझेंगे हम इसको, कि बहुत नेचुरल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में बहुत ज्यादा इसमें खोजें हुई, बहुत ज्यादा थ्योरीज आई, बहुत ज्यादा फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट ने जन्म लिया। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट का इरा था 19th सेंचुरी। उसमें एक साइंटिस्ट इवोल्यूशन के हिसाब से लेमार्क और चार्ल्स डार्विन, दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। शुरू में लेमार्क थे, लेमार्कवाद चला, लेमार्किज्म जिसको हम कहते हैं, लेमार्कवाद जिसको हम कहते हैं। लेमार्क क्या करेंगे? लेमार्क की जो थ्योरी थी वह लेमार्क की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशाकृति का सिद्धांत। मीन्स जो लक्षण हमने अपने जीवन काल में उपार्जित किए हैं वही लक्षण इनहेरिट हो जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल जाते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लेमार्क की थ्योरी थी। इस थ्योरी को जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दी तब लोगों ने डार्विन की थ्योरी को ज्यादा एडप्ट किया, क्योंकि कुछ भी उपार्जित लक्षण है। जो ये थ्योरी भले ही बेसिक इवोल्यूशन की एक थ्योरी दी थी, कोशिश की थी लेमा ने समझाने की। जिराफ का एग्जांपल दिया था कि जो जिराफ की गर्दन छोटी थी, धीरे धीरे जिराफ जो है घास चलने के लिए पेड़ की तरफ जब जाने लगे, जब नीचे की घास खत्म होगी, इस टाइप का बोला था लेमा ने, तो उसकी गर्दन लंबी होती गई, उसके बच्चों की गर्दन फिर लंबी होगी। लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए कोई लेमार्क के अकॉर्डिंग अगर इस थ्योरी में सिंपल जाए तो पहलवान का बेटा पहलवान ही होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, पहलवान जन्मजात कोई नहीं होता, क्योंकि उसका तो एक्वायर्ड कैरेक्टर है। लेकिन लेमार्क कहता था कि इनहेरिटेंस हो जाती है, वंशागति हो जाती है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की। तो ये थ्योरी भी नेग्लेक्ट हुई। कोशिश की थी लेमार्क ने समझाने की, विकास को समझाने की कोशिश की थी, कुछ साल तक उसका समय रहा, लेकिन बाद में इस थ्योरी को नेग्लेक्ट किया गया। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद द्वारा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत। डार्विन के अकॉर्डिंग सब जातियां हैं, प्रकृति में मौजूद हैं, जो अपने को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी थी, योग्यतम की उत्तरजीविता, जो अपने को योग्य रख पाएगा वही जीवित रहेगा। जिराफी का एग्जांपल दिया लेमार्क के, जिराफी का कि लंबी गर्दन छोटी गर्दन दोनों वाले जिराफ हैं, लेकिन अपने को जो फिट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन के लिए जब संघर्ष हुआ तो उसमें लंबी गर्दन वाले जिराफ के अपने को वो वायबल रख पाए और वही जिंदा रहे, अब बाकी जो खत्म हो गए। कोई भी स्पीसीज है, ये थ्योरी काफी हद तक
आज की डेट में हम देखते हैं कि कहीं पे भी किसी पेड़ के नीचे, आम के एग्जाम्पल, आम के पेड़ के नीचे बहुत सारे आम के पौधे लगे रहते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उनमें से बहुत कम पौधे ही थोड़ा बड़ा हो पाते हैं। इस उनके बीच क्या होता रहता है, स्ट्रगल होता रहता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन के लिए संघर्ष होता रहता है, और जो उस जीवन संघर्ष में जीतता है वही क्या है आगे बढ़ता है, उसी से फिर नई स्पीशीज बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। इस थ्योरी के अगर हम पॉइंट, डार्विन का स्वर्णिम काल था, कुछ समय तक डार्विन का बहुत ज्यादा स्वर्णिम काल था। भले ही डार्विन वेरिएशंस, विभिन्नताओं को सही ढंग से नहीं समझा पाया था, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो डार्विन ने दिया था कि प्रकृति में जो फिट है वही आगे जाएगा, मीन्स जातियों के बीच संघर्ष होता रहता है। तो उसके जो कुछ पॉइंट्स थे, स्टार्टिंग पॉइंट था रिप्रोडक्शन, हर जीव में टेंडेंसी होती है रिप्रोडक्शन करने की, जनन करने की। उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बाद कंपटीशन होता है, यहाँ पे कंपटीशन भी आएगा। कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता होती है। ये कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, दो जातियों के बीच में, और इंट्रा स्पेसिफिक, अंतः जाति, एक ही जाति के अंदर भी कंपटीशन हो सकता है। मीन्स एक ही जीव के 4 बच्चे, उनके बीच भी कंपटीशन हो सकता है, शेल्टर, खाने के लिए, रहने के लिए, फूड के लिए, रहने के लिए। तो इन चीजों के लिए क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। उसके बाद जीवन के लिए फिर संघर्ष इसी कंपटीशन के दौरान होगा, और फिर नेचुरल सेलेक्ट, जिसको नेचर सेलेक्ट करेगी वही जो है स्पीशीज जिंदा रहेगी, हम कह सकते हैं, वहां पे फिट अपने को रख पाएगी, और उसी से फिर नया स्पीशिएशन, जिसमें इससे क्या होंगी, वेरिएशंस भी आएंगे। डार्विन ने वेरिएशंस को समझाने की कोशिश की थी एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में। तो डार्विन की जो थ्योरी थी वो ज्यादा पॉपुलर थी लैमार्क से। तो एक जो काल है डार्विन का, क्या है, स्वर्णिम काल, बहुत गोल्डन इरा भी डार्विन का चला है, बहुत लोगों ने डार्विन को फॉलो किया, डार्विनिज्म को फॉलो किया, डार्विनवाद को फॉलो किया है। डार्विन के मुख्य कार्य क्या हैं? चार्ल्स डार्विन एक जहाज पे चले थे विश्व भ्रमण के लिए, मीन्स विकास के सिद्धांतों को देखने के लिए। तो एक HMS वीगल था जहाज का नाम, हिज और हर हम कह सकते हैं, हर या हिज मैजेस्टीज शिप वीगल था। उसमें गए तो एक गैलापागोस आइसलैंड है, तो डार्विन ने वहां पे क्या देखी, वहां पे डार्विन ने 14 टाइप की फिंचेस देखी, जो एक पैसराइन बर्ड है, स्पेरो लाइक बर्ड होती है, 14 प्रकार की थी। तो उसमें 13 वहीं की नेटिव थी, इंडेमिक थी, मैंने वही उनका स्पीसीएशन हुआ, और एक जो हमारा दूसरा आइलैंड को से वहां गई थी, मीन्स 13 तो वहीं उनका स्पीसीएशन हुआ था, बनी थी, और एक दूसरी आइलैंड से वहां गई थी। लेकिन जो ये 13 बनी है, इनका जो एंसेस्टर था वो ग्रास क्विट फिंच था, वॉलेटिनिया उसका जूलॉजिकल नेम है उस फिंच का। वो कॉमन एंसेस्टर था इन 13 का, एटलीस्ट इन 13 का। इन 13 फिंचेस में, डार्विन की फिंचेस जिसको हम कहते हैं, इन 13 फिंचेस में एक स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक था, इनका बीक था, इनकी जो चोंच थी वो अलग अलग, उस चोंच में बहुत ज्यादा वेरिएशन था, उस चोंच में क्या था, वेरिएशन था। तो उनके इसलिए डार्विन ने उनको वेरिएशन था, विभिन्नताएं थी डार्विन की फिंचेस, इसलिए उनको बोला। और ये जो डार्विन का जो स्पेसिएशन थ्योरी है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान है इन डार्विन की फिंचेस का। एडेप्टिव रेडिएशन मीन्स अनुकूलन विकिरण मीन्स जहां पे अगर वातावरण की कंडीशन हमें मिलती हैं, तो एक जगह से एक कोई हम प्लांट हो, एनिमल हो, या कोई ऑर्गेनिज्म हो, एक जगह से जगह गया, तो वहां पे वो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने अपने फीचर्स बना दिए, अपने करेक्टर्स उसमें आ गए। इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण। और डार्विन की जो फिंचेस हैं वो अनुकूली विकिरण का बहुत अच्छा एग्जांपल है, एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन की फिंचेस। तो वो जो 14 फिंचेस थी, उनमें बीक अलग अलग हो गई थी। उस आइसलैंड में जहां जहां वो रह रहे थे, जैसे उनको खाना मिल रहा था, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो रह रही थी, उनमें क्या है, वेरिएशंस आए। तो वेरिएशंस को जो गैलापागोस
आइसलैंड में जो डार्विन की फिंचेस थी, वेरिएशन को डार्विन ने उनके थ्रू समझाया था। तो एडेप्टिव रेडिएशन भी हम इसे समझ सकते हैं, लेकिन मेन जो डार्विन की जो पहले जो थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मींस प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ये बहुत पॉपुलर सिद्धांत दिया था। उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, इनको हमने डिस्कस कर चुके हैं। और डार्विन की फिंचेस, जिनको गैलापागोस फिंचेस में उनको बोलते हैं, उनमें उनका जो बीक का स्ट्रक्चर था, चोंच का, वो क्या था, वो अलग अलग 14 का अलग अलग था। और उसमें मतलब वातावरण की जैसे जैसी कंडीशन उनको मिलती थी, उनका स्ट्रक्चर वैसे वैसे चेंज हो जाता था। तो वेरिएशंस को समझाने की डार्विन ने कोशिश की थी, जबकि वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से, उनका जो पूर्वज था एक ही से वो उनका स्पेसिएशन हुआ था, डेवलप हुआ। तो आज के वीडियो में हमने इवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़ी, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, स्पेशली हमने लैमार्किज्म और डार्विनिज्म को पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें,